नमस्कार साथियों। ये हम लोगों ने बहुत सुना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। बचपन में इस विषय पर स्कूलों में निबंध लिखवाया जाता ही जाता था, लेकिन कभी तुलसी के इन शब्दों पर काश किसी का ध्यान जाता कि साहित्य निज मन मुकुर सुधारने का नाम भी है, अपने मन दर्पण को सुधारने का। और साहित्य को समाज का दर्पण कहने में तो एक यथास्थितिशीलता होती कि भाई जो है वही तो दिखा रहे हैं, हम देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। लेकिन तुलसी के इन शब्दों पर जाइए तो वहां एक सुधारवादी दृष्टि मिलती है। निज मन मुकुर सुधार सिर्फ प्रतिबिंबन की निष्क्रियता नहीं है, दूसरे वे ये दंभ भी नहीं पाल रहे हैं कि वे समाज को सुधार देंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम की तरह वे खुद से ही शुरुआत करते हैं। हम सुधरेंगे, युग बदलेगा। फिजिशियन हील दाई सेल्फ। वैद्य जी पहले खुद का तो उपचार कर लो। तो यह स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा तुलसी ने यूं नहीं लिखी कि यह स्वांतः निरीक्षणाय भर थी। यह लेखन स्वांतः सुधार के लिए था। कुछ तो रहा होगा कि पंडित विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण लिखा और तुलसी के पहले लिखा। तुलसी जब निज मन मुकुर सुधार की बात करते थे तो वे किसी चिंतित आत्मरति की, किसी एंग्शियस नार्सिसिज्म की बात नहीं कर रहे थे। न उनका दर्पण कोई अहंकारी दर्पण था। उनमें बहुत से आत्मसंदेह थे जिनका निराकरण करना ही उनका सुधार करना था। एम.एच. अब्राम्स की एक पुस्तक है द मिरर एंड द लैम्प, रोमांटिक थ्योरी एंड द क्रिटिकल ट्रेडिशन। ये 1953 में आई थी, जिसमें उन्होंने रोमांटिक साहित्य को बाहरी यथार्थ का एक कूल इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन कहा था। वही निराला वाला छायावाद, मैंने मैं शली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झटुमड़ वेदना आई। इसलिए यह निज मन मुकुर भी कई बाहरी प्रभावों से निर्मित हुआ व्यक्तित्व है। हालांकि यह विल्हेल्म डिथी की सामाजिक दर्पण सिद्धांतिकी जैसा पूरा तो नहीं है कि जिसके अनुसार लोग आत्म प्रतिबिंबन के, सेल्फ रिफ्लेक्शन के, आत्म अनुचिंतन के कार्य में तब तक समर्थ नहीं होते जब तक कि वे अपने ही जैसे किसी दूसरे के अनुभव को अपने अनुभव की व्याख्या में विचार में नहीं लेते। यहाँ वैसा तो नहीं है, पर गुरु के प्रभाव को तुलसी अवश्य स्वीकार करते हैं। ये उनकी तरह का रिश्ता है और गुरु ही उनमें उनके अस्तित्व के अर्थ संचारित करता है। दर्पण का अर्थ यह है कि जो आकृति का यथार्थ है उसकी अनुकृति एक दृश्य की तरह हो जाए। शायद ऐसा ही कुछ होता है चिंतन में भी। जब यह ब्रह्मांड चिंतक के भीतर प्रतिबिंबित होने लगता है तो दर्पण की जितनी प्रतिबद्धता अनुकृति से है उतनी प्रतिबद्धता सत्य से भी है। दर्पण जैसा दिखता है वैसा दिखाता है और उसके पीछे कोई आयास, कोई कृत्रिम कोशिश उसकी ओर से नहीं होती। उसमें एक सहजता है, उसमें एक पवित्रता है और उसमें एक और चीज है, दाएं बाएं का प्रत्यावर्तन, लेफ्ट राइट रिवर्सल। इसलिए जिन वामी आलोचकों को तुलसी दक्षिणपंथी नजर आते हैं वे इसी रिवर्सल के कारण नजर आते हैं। तुलसी इसीलिए जनहित की बातें करते रहे और जनता के द्वारा अपनाए गए, पर सच्चे जनवादी होने के बावजूद, लोकमंगल के आराधक होने के बावजूद वे आजकल के संस्कृति विरोधी वामवादियों को नहीं सुहाते। दर्पण की वास्तविक चुनौती ऊपर नीचे की चुनौती नहीं है। उसमें जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। दर्पण की बुनियादी चुनौती इस लेफ्ट राइट ट्रांसपोजिशन की है। सृजन की इस दर्पण सैद्धांतिकी को न समझ पाने के कारण तुलसी के बारे में इस तरह के भ्रम होते ही होते हैं। पर यह दर्पण का नियम है। स्टीफन लॉ का कहना है कि इस दर्पण नियम को विज्ञान ही समझा सकता, दर्शन ही समझा सकता है। ठीक भी है, विज्ञान को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत समझने वाले तब तुलसी को न समझे, यह स्वाभाविक भी लगता है। वे छाया और दर्पण के खेल हैं, पर ये छायाएं बिना यथार्थ के नहीं बनती, ये प्रतिबिंब भी नहीं बनते। सो प्रगतिवादियों को जैसे छायावाद पसंद नहीं आया वैसे ही उन्हें तुलसी का प्रतिबिंबवाद भी पसंद ना आया। लेकिन दर्पण का सिद्धांत ही यही है कि उसकी ओर प्रगति करना, उससे देखने में क्रमशः असमर्थ होते जाना है। छाया को छूने की कोशिश करोगे तो लेट जाओगे और छाया मिट जाएगी। दर्पण का नियम ही है कि उससे वस्तु से एक निश्चित दूरी तो रखनी ही रखनी है। उस दूरी को लेकर प्रगतिवादी तरह तरह के भ्रम गढ़ लेते हैं, लेकिन वे कभी भी सृजन के उस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तक नहीं पहुंच सकेंगे। दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु से एक सह संबंध रखता है। दर्पण का मतलब है उस वस्तु से कनेक्ट का होना, वह रिश्तेदारी निभानी ही निभानी है। और यहाँ राम वे वस्तु हैं, उनके विमल यश का वर्णन उसी सह संबंध में होगा। प्रणाम।